हाँ विजेंद्र जी, जी सवाल आपसे था। अनुज जी ने आपके ऊपर भी कहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं। जी, और देखिए, तो कांग्रेस के बारे में स्पष्ट कह दूं, कांग्रेस का जो हाईकमांड है उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदार है। देश में इतनी बड़ी विपदा है और वो जिस तरह की बातें उनके नेता कर रहे हैं, वो ना सिर्फ गैर जिम्मेदार है, बल्कि मैं तो कहूंगा एक क्रिमिनल ऑफेंस, झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और की बातें कांग्रेस के नेतृत्व से आ रही है, उससे ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही इमेच्योर लीडरशिप कांग्रेस की है। उसका खामियाजा भुगत रहा है एक आम आदमी। राजनीतिक पार्टियां या सरकारें जो भी कर रही हैं, ये मेरा सिलेंडर ये तेरा सिलेंडर, ये मेरा बेड ये तेरा बेड, ये मेरी ऑक्सीजन ये तेरी ऑक्सीजन, ये मेरी वैक्सीनेशन ये तेरा वैक्सीनेशन, ये क्या है? सबको लोगों ने ही चुना है, मास्टर सबका एक ही है, जनता। आचार्य जी, वीरेंद्र जी का भी कहना है कि जनता जो है उन्होंने चुना है दोनों को। लेकिन सवाल ये आता है कि एक धर्मगुरु जो होते हैं उनका दायित्व बनता है राजनीति के अंदर, चाहे पहले राजा महाराजाओं को भी धर्मगुरु रखते थे, तो आप लोगों का धर्मगुरु क्या बोलता है, आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग कभी जाते हैं? आपने बताया कि जनता क्या बोल रही है, जनता क्या चाहती है, क्या स्थिति चल रही है। आप लोगों ने अपना जो है धर्म निभाया है क्या धर्म गुरुओं ने? अब राजनीति का समय नहीं है, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो इस देश की भयावह स्थिति ये हमारे सिर पे आगे खड़ी हो गई है। और जैसा भी अभी आप सब लोगों ने इस मीटिंग में बोला भी कि कोरोना जाने वाला नहीं है। धार्मिक संस्थाएं लगातार बड़ा बड़ा काम कर रही हैं। तमाम धार्मिक संस्थाएं खाना लोगों को बांटने का प्रयास कर रही हैं। वो सब अपना दायित्व निभा रही हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गुरुद्वारे हैं, चाहे मंदिर हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने पिछली बार भी देखा होगा, पिछले वर्ष भी लगातार तमाम धार्मिक संस्थाओं ने अपने बल के अनुसार से काम किया और वो सदा करती आई है। भारत देश के अंदर सदा धार्मिक संस्थाएं काम करती रही हैं। लेकिन अब आवश्यकता है कि हम इसके मूलभूत कारणों को समझें। मैं भी एक दिल्ली में एक हॉस्पिटल चलाता हूं और मेरे को भी समझ में आया कि ऐसी स्थिति बनी क्यों। एसओपीज के अंदर पिछले 70 सालों से कहीं ये डिसाइडेड नहीं था कि हॉस्पिटल्स को, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे कोई भी हॉस्पिटल है, उनको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उसका बाइफर्केट करके जिस प्रकार से रास्ता निकाल लिया गया था, वो एक भयावह स्थिति थी। एसओपी को एक मतलब एक सीधी तरीके से उस चैनल को तोड़ दिया गया। हमें बहुत जरूरी था इस बात को कि भारत के अंदर एसओपीज को बहुत रिफाइन तौर पर डिफाइंड किया जाए और उसको किसी भी तरीके से तोड़ने का कोई काम नहीं कर सकता है। आप सोचे, हॉस्पिटल जैसी स्थिति में एक व्यक्ति अपना सिलेंडर खुद लेके जा रहा है। कैसी भयावह स्थिति पूरे विश्व ने हमारे भारत की, दिल्ली की, और पूरे, मैं कह रहा हूं भारत की राजधानी तो दिल्ली है ना जी, उसकी स्थिति देखी है। तो इन सब चीजों का मैंने कई हॉस्पिटल वालों से बात की, तो हॉस्पिटल वालों ने बड़ी एक अजीब बात बताई राजीव जी। आपको सुन के आश्चर्य होगा सब लोगों को कि जो जो सप्लायर हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे थे, उन लोगों ने प्राइवेट मार्केट में उन सिलेंडर्स को बेचना शुरू कर दिया और हॉस्पिटल की सप्लाई को बंद कर दिया। तो क्या कहां कहां इतने पढ़े लिखे लोग आज इस देश के कर्णधार हैं, हमारे सीएम साहब इतने आईआरएस हैं, टेक्नोलॉजी के खूब अच्छे जानकार हैं, और उसके बाद भी अगर इस देश की स्थिति अगर ऐसी है तो हमें बहुत दुख होता है कि पढ़े लिखे लोग आज राजनीति में होने के बावजूद भी इस देश की स्थिति इतनी ऐसी बन पाई। जिन लोगों ने पहले बोल दिया कि भाई ऐसी स्थिति बन सकती है और उसके बाद वो स्वयं भूल गए। मैं एक सवाल करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। अभी मैंने जैसे सुना कि कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के 15 साल के शासन में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये तो बीमारी थी, किसी के भी शासन में कभी भी आ सकती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस था तो तब कोरोना नहीं था और अब बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है तो कोरोना आ गया। ये तो एक पेंडेमिक है जो कभी भी आ सकता था। दूसरा जवाब अभी नितिन जी नहीं है, मैं ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। बहुत बुरे हालात है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। जो कुछ आपके सामने आ रहा है ये सब मैं इसका विरोध करना चाहूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल शूटिंग कर चुकी हूँ, ये दिखा चुकी हूँ। सबसे पहले बात करूंगी मैं एम्बुलेंस वालों की, जिन्हें 24 घंटे ड्यूटी पर तो रखा गया है लेकिन उन्हें खाना तक नसीब नहीं है। वो भूखे प्यास से अपनी सेवा कर रहे हैं। ये भी सवाल मैंने आम आदमी पार्टी से उठाया था। दूसरा रहा ऑक्सीजन की बात, प्रशासन क्या सो रहा था जब सरोजनी मार्केट में भीड़ थी,
तब भी हमने दिखाया था कि कंट्रोल किया जाए। सुरेश शर्मा जी। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री टीवी पर आकर कहता है मेरे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, आप देखिए क्या करेंगे। पहले दिन जिस आदमी ने कहा कि मैं लॉकडाउन कर रहा हूं तो मजदूर आदमी को भगा दिया दिल्ली से यहाँ से। ये सब ड्रामेबाजी का धंधा है, कुछ लेना देना नहीं है। जहां तक देखिए, मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ एक दृष्टिकोण है स्पष्ट तौर पर कि जिन लोगों ने ये स्थिति, ये पैनिक स्थिति पैदा की, 1000 क्लिनिक बनाने वालों ने ये पैनिक स्थिति पैदा की कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। आज 500 550 लीटर में भी काम चल रहा है। अब कितना बड़ा अंतर आ गया। ये क्यों आ गया ये 200 300 400? क्योंकि उनके अपने विधायक, उनके अपने मंत्री ऑक्सीजन बेच रहे थे, उनके अपने मंत्री रेमडेसिविर बेच रहे थे, उनके अपने मंत्री अपने लोग सामान बेच रहे थे। हाँ अंजलि जी। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि सब लोगों को मैंने सुना, सारी पार्टियों को भी सुना और डेली मेरी AICC वगैरह सब में ज्वाइन करती हूँ, लेकिन एक बात नहीं समझ आती कि ये कहते हैं कि ये सब जो चीजें हुई ऑक्सीजन की कमी से हुई। मुझे लगता है कि जिस टाइम पे जब ये वेव आई थी, उसके बाद जब क्या कहते हैं वैक्सीनेशन आई, तो इन्होंने क्यों नहीं लोगों को जागरूक किया कि भी ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं। आप शराब के ठेके खोल सकते हैं, आप सब चीजें कर सकते हैं, लोग उस पर उमड़ सकते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा प्लान लाते कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाते। जब ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगती तो लोग अपने कहते हैं 70% अगर हमारे लोगों को अगर वैक्सीन लग जाती, 30% जो लोग हैं वो अपने आप बच जाते। रवि जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जो है श्रमिकों के लिए काम करते रहते हैं, क्या लगता है स्थिति इसमें वाकई जो श्रमिक है उनके लिए सरकार ने बहुत ध्यान दिया है? 5-5 हजार रुपए उनके अकाउंट में आ गए हैं सभी के? सर कुछ लोगों के आए हैं अकाउंट में, लेकिन खाली श्रमिकों की बात नहीं है। कैश पैसा घर चलाने के लिए हर किसी को चाहिए होता है, और खाली गेहूं और चावल से ही काम नहीं चलता राशन में। तो मैं लगातार फेसबुक पे लिखता हूँ कि भाई आप लोग जो राशन कार्ड धारी हैं, इसका मतलब वो गरीब हैं, तो उनको भी आप कुछ पैसा दीजिए जिससे वो अपने घर की आवश्यकता को पूरा कर सकें। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, जो सड़क पे रेहड़ी पटरी लगाने का काम करते थे, वह भी मजदूर हैं, उनको भी कुछ पैसा मिलना चाहिए। वो भी बेचारे गरीब लोग हैं जिनको जो है रोजाना कमाना होता है, रोजाना खाना होता है। आचार्य राजेश ओझा जी, आपने देखा कई मंदिर जो है वो खुले हुए हैं, लेकिन वो जो ये बंद है मंदिर, और जितने भी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, मंदिर के पुजारी हैं, वो सब भूखे हैं। उनके लिए क्या आप लोगों ने कोई आवाज उठाई? कोई दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री या केंद्र के प्रधानमंत्री को इस चीज का कोई ज्ञापन दिया आप लोगों ने? जब ये आपदा का समय आता है या कोरोना वैश्विक स्थिति आती है, पहले भी लॉकडाउन लगा था, तो सबसे पहले मंदिरों पर प्रहार होता है। सबसे पहले बताया जाता है कि भाई मंदिरों को बंद किया जाए। चाहे कोई भी सरकार आए, सरकार आती है जब उसको आवश्यकता होता तो भगवान के दरवाजे पर प्रणाम करना सीख लेती है, परंतु प्रणाम करने के बाद जैसे उसका कार्य सिद्ध हो जाता है तो भगवान को भी पीछे रख देती है। चाहे कोई भी सरकार हो, जब विपत्ति आती है तो उनको पंडित जी याद आते हैं, जब विपत्ति आती है तो आचार्य याद आते हैं, जब विपत्ति आती है तो भगवान याद आते हैं, परंतु जब उनको ताकत रहती है तो उन्हें ना भगवान याद आते हैं ना पंडित जी याद आते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो मंदिर पट बंद हैं, देखिए जितने भी बड़े मंदिर हैं सभी पट बंद हैं, क्योंकि भगवान जब आप होंगे तभी भगवान होंगे, यदि आप नहीं है तो भगवान नहीं है। भगवान किसके ऊपर है? पंडित किसके ऊपर है? जो भक्त वहां पर आते हैं उनके स्थिति पे, अर्थात ईश्वर के आराधना के बल पर। तो इसके विषय में भी सरकार को कुछ न कुछ अवश्य सोचना चाहिए। और ये वैश्विक महामारी अभी जाने वाली नहीं है, ये लंबी और ये लड़ाई छोटी नहीं है। 2024-25 लंबी लड़ाई है और इसको कोई ये ना कहे कि कल हट जाएगी। पर ब्राह्मणों के विषय में सरकार को भी सोचना चाहिए। सर ब्राह्मण महासभा ने भी ज्ञापन दिया, बहुत आपके द्वारा ज्ञापन गया, आचार्य विक्रमादित्य जी के द्वारा ज्ञापन गया और बहुत सारे लोगों ने ज्ञापन दिया, परंतु उस ज्ञापन का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। बिल्कुल आपकी बात सही है और मुझे लगता है कि सबने अपने विचार रखे। और एक बार लास्ट में चलते मैं परवीन अर्शी के पास चलता हूँ। परवीन से एक सवाल करता हूँ। परवीन, आज मीडिया कर्मियों की भी स्थिति कई खराब हो गई, छोटे संस्थान जो हैं वो बंद हो गए हैं, कई मीडिया कर्मी जो है वो बेरोजगार हो गए हैं इस समय पर।
उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनके परिवार की क्या कहेंगे कि उनके जीवन यापन के लिए सरकार को कोई ना कोई मदद करनी चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि एक ही पत्रकार है जो सिर्फ सिंगल हैंडेड अपने घर को संभालते हैं, उनके पास कोई और जरिया नहीं है रोजी रोजगार का। तो ऐसे लोगों की मदद तो कम से कम बनती है, लेकिन यहाँ पे अनदेखा हम लोगों को इस तरीके से किया जाता है। और मैं कई पत्रकार जानती हूँ जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, अगर वो कोविड से बीमार है तो इलाज के लिए भी पैसा नहीं है। सरकार का रवैया ये है कि वो मदद नहीं करेंगे। अगर उन्हें कोई खबर छपवानी है, अपनी वाहवाही करवानी है, तो 10 पत्रकारों को स्पॉन्सर से बिठा कर बुला कर गिफ्ट दे देंगे। लेकिन आज इस वक्त अगर 10 पत्रकारों को जरूरत है तो वो कुछ भी नहीं देंगे, वो पलड़ा झाड़ेगी कि अरे हम दे हम करते, तब तक शायद इंसान अपनी अंतिम सांसें छोड़ देता है और मर जाता है। तो क्यों ये अनदेखा किया जाता है, जबकि हम ही इन्हें बनते हैं और हम ही इनके कामों का ब्यौरा जो है आम पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है आज के हम यहीं पर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, हमारे पत्रकार साथियों का भी, समाज सेवकों का भी, और हमारे साथ जो जुड़े थे नेता भाजपा के विजेंद्र गुप्ता, आम आदमी पार्टी से नितिन त्यागी, कांग्रेस से। हेलो, सॉरी राजीव जी, एक मिनट, सिर्फ एक बात मेरी, कि जो परवीन ने अभी बोला है ना कि भाई कुछ ऐसे मीडिया कर्मी है जिन्हों के घरों में खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें कहिएगा प्लीज हमें उन लोगों की लिस्ट भेजें, हम उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, ज्यादा नहीं तो बहुत अच्छा, उनकी सहायता की तैयारी करती है। बाकी इस चीज को हम बड़े पुरजोर तरीके से सरकार के आगे रखते हैं कि भी आप ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारी, क्योंकि आज जो एक सर्वे आया जिसके अंदर बताया गया है कि 67% लोगों की जो है नौकरियां चली गई हैं। हाँ रवि, आप बताइए। आप बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था निशाना जी, पत्रकार बंधु और समाज सेवी जो लोग हैं सामाजिक समस्याओं को उठाने के लिए गरीबी भुखमरी की पत्रकारों के माध्यम से एक ऐसा मेमोरेंडम बना लिया जाए जिसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं इस समय, चाहे वो मजदूरों की हो, चाहे वो पत्रकारों की हो, चाहे भूख प्यास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार से कोई भी समस्या हो, उसको हम मेमोरेंडम बना लें और सरकारों को आपके माध्यम से भेजने का प्रयास करें। उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम, 30 सूत्री कार्यक्रम की ऊपर हम ये बात रख सकें सरकार के सामने। मेरा ये निवेदन है आपसे। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा रवि जी, आपने जो है सजेशन दिया हम लोगों को, और मुझे लगता है कि हम लोग एक 20 सूत्रीय मांग या 30 सूत्रीय मांग बना लेते हैं कुछ अपने, और उसके बाद सरकार, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हम लोग देते हैं। और एक बड़ा अफसोस की बात ये भी नजर आया कि मेरे को मालूम चला कि जो कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं मीडिया कर्मी, और उसको शायद केंद्र ने नहीं माना है। बहुत बड़ा सदमा है हम लोगों के लिए। हमारे पत्रकार जो है कई शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है कहीं भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत दुख होता है इस बात को सुनकर। चलिए, कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, फिर करते हैं आपसे मुलाकात। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया और एक अच्छी चर्चा रही। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस यही रहा कि आखिर जिस विषय पे हमारी चर्चा थी, मन की चौपाल में दिल्ली का दर्द, जिम्मेदार कौन, तो सवाल त्यों बना हुआ है। अभी तक किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली है कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। यही लगता है कि जनता ही जिम्मेदार है पूरे कोरोना के जो फैल रहा है उसकी। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।